नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। आज रात ओंकार मंत्रोच्चारण में लेंगे हिस्सा। ड्रोन शो का भी करेंगे अवलोकन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और एनएसए अजीत डोभाल ने भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का किया उद्घाटन। राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले 10 विषयों पर हो रही है चर्चा। ईरान में तेज हुए विरोध प्रदर्शन, अब तक 62 लोगों की मौत। इंटरनेट सेवाएं बंद, दूरसंचार ठप। खामनेई ने प्रदर्शनकारियों के सामने झुकने से किया इनकार। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। देश और दुनिया में कार्यक्रमों का आयोजन। पिछले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली विशेष पहचान। और महिला हॉकी इंडिया लीग में आज मिलेगा नया चैंपियन। खिताबी मुकाबले में एसटी पाइपर्स के सामने होगी शराची बंगाल टाइगर्स की चुनौती। और खबरों में बात कर लेते हैं सबसे पहले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज तीसरा दिन है। इस कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर के भीतर 72 घंटे तक लगातार ओम का जाप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज रात वहां ओंकार मंत्र का जाप करेंगे। साथ ही एक ड्रोन शो का अवलोकन किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री एक शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे। साथ ही इस यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये वीरता और बलिदान का प्रतीक है। ये कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के बाद से अटूट भावना और सभ्यतागत निरंतरता के 1000 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और उत्सव के लिए उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ने आक्रमणों और विध्वंसों के बावजूद सनातनी आस्था को जीवित रखा। ये वही स्थल है जहां महादेव ने चंद्रदेव को शाप से मुक्त किया। विदेशी आक्रमणों के बाद भी मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और आस्था कभी नहीं टूटी। आज हम स्वाभिमान पर्व मनाते हैं जो अडिग विश्वास और भारत की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। सोमनाथ क्यों कहा जाता है? वेरावल और गुजरात का पश्चिमी सिरा, ये है पवित्र प्रभास क्षेत्र, अरब सागर के किनारे स्थित, और यही है सोमनाथ। प्रथम ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में सोमनाथ की महिमा का वर्णन है। ये वो स्थल है जहां देवादिदेव महादेव ने चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त किया था। इसलिए ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर। शिवलिंग की स्थापना की जाती है और वह मानव निर्मित है, लेकिन ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होता है। देश में 12 स्थान ऐसे हैं जहां शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। दक्षिणी ध्रुव तक 1 इंच जमीन नहीं। यह आश्चर्यजनक है कि सोमनाथ और दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई द्वीप, देश या इंच भर जमीन का टुकड़ा नहीं है। भौगोलिक रूप से सोमनाथ से एक सीधी रेखा दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। यह भारतीय ज्ञान और उसकी परंपरा का अमिट साक्ष्य है। सोमनाथ स्थित बाण स्तंभ इसकी पुष्टि करता है। सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ की महिमा और इसकी कीर्ति विश्व विख्यात थी। प्रमुख समुद्री मार्ग पर होने की वजह से ये विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर हमेशा से रहा। सबसे ज्यादा विध्वंस महमूद गजनवी ने साल 1026 में किया था। मंदिर तोड़ा,
श्रद्धालुओं की हत्या की, ज्योतिर्लिंग खंडित किया। लूटपाट और दमन का यह चक्र जारी रहा। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ पर कुल 17 बार हमले हुए, जिनमें से 6 बड़े हमले शामिल हैं। सनातनी आस्था का जीवंत प्रतीक। आतिताइयों के जुल्म के आगे सनातनी आस्था कभी नहीं टूटी और ना ही झुकी। हजारों साल के अत्याचार को भारत ने अपने अडिग विश्वास से पराजित किया। प्रतिहार राजा नागभट्ट, चूड़ासमा राजा महिपाल, राजा भीमदेव, राजा भोज, अहिल्याबाई और स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। स्वाभिमान पर्व। आतिताइयों की हार सनातनी परंपरा के विजय का उत्सव है स्वाभिमान पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा वर्ष भर अनेक कार्यक्रम होंगे जो सहिष्णु भारत, लोगों के धैर्य और अजेय स्वाभिमान का गौरव गान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री, वो हमेशा देश के आध्यात्मिक आस्था के केंद्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। प्रधानमंत्री की पहल पर सोमनाथ मंदिर क्षेत्र में शानदार कायाकल्प हुआ। देखते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की ये खास रिपोर्ट। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सौराष्ट्र स्थित श्री सोमनाथ मंदिर अगाध श्रद्धा का केंद्र है, तो सनातन संस्कृति की अटूट आस्था का प्रतीक भी। गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास कार्य किए। ये सोमनाथ परिसर इस बात का गवाह है कि कैसे 31 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था कि सांस्कृतिक संघर्ष के इस केंद्र बिंदु सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र का मान बिंदु बनाएंगे, स्वाभिमान का केंद्र बनाएंगे। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि आस्था के इस केंद्र को धर्म, कर्म, आध्यात्म, शिक्षा और संस्कार के एक विकसित केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे और यही उनके जीवन का लक्ष्य भी होगा। साल 2001 से सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद से ही सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र के एकीकृत विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सोमनाथ को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाना है और इसी क्रम में संपर्क, संचार आदि अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार सोमनाथ में किया गया। सड़क, रेल, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार कर सोमनाथ मंदिर और संपूर्ण क्षेत्र का कायाकल्प किया गया और यह प्रक्रिया सतत जारी है। वंदे भारत ट्रेनों का सोमनाथ तक परिचालन हो या राजकोट से वायुयान का संचालन, इससे समूचे गिर सोमनाथ में विकास की नई बहार बही है। मोदी जी की दीर्घदृष्टि है कि आप देखिए इतना अलौकिक वातावरण अभी यहाँ पे बना हुआ है और इसी के कारण टूरिज्म इतना बड़ा है। उत्तर और भारत और साउथ भारत दोनों से कनेक्टिविटी हो गया, रोड अच्छा हो गया। आप पोरबंदर का रोड देख लीजिए, जो सी कोस्टल है वो सबसे बड़ा टूरिज्म के लिए अट्रैक्टिव है। पहले से बहुत बड़ा बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से बहुत आनंद मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गत 2 दशक में सोमनाथ को वैश्विक मानचित्र पर आध्यात्मिक आधुनिक स्वरूप देने के अनेक कार्य हुए। साल 2013 में सोमनाथ के विकास को गति देने के लिए जूनागढ़ से अलग जिले गिर सोमनाथ का निर्माण किया गया। समुद्र दर्शन पथ का निर्माण और लोकार्पण, जिससे तीर्थयात्री सोमनाथ मंदिर और विराट सागर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी, जहां सोमनाथ मंदिर के पुरावशेष प्रदर्शित किए गए हैं। पुराने जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्मित परिसर अहिल्याबाई मंदिर का उद्घाटन साल 2021 में किया गया। साल 2022 में 30 करोड़ से अधिक लागत से बने नए सर्किट हाउस का लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही अनेक यात्री सुविधा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से सोमनाथ परिसर को नया विस्तार मिला। जैसे पूरा लग रहा है कि पूरा कैलाश यहाँ सोमनाथ में उतर गया है
जैसे स्वर्ग लग रही है सोमनाथ की धरती। बहुत बहुत चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया पूरा। पहले जैसा है ही नहीं कुछ, अभी नया बन गया सब कुछ। जब मोदी जी है ने तो सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। सोमनाथ में प्रसाद योजना यानी पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी तीर्थयात्री कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के तहत बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए हैं, जिससे विरासत और आध्यात्मिकता को संजोकर इसे अत्याधुनिक मनोरम स्वरूप दिया जा सके। सोमनाथ मंदिर प्रमाण है संकल्प से सिद्धि का। सोमनाथ मंदिर प्रमाण है प्रहार पर पुनरुद्भवन के विजय का। सोमनाथ मंदिर प्रमाण है पुनर्जीवन का, पुनर्निर्माण का। सोमनाथ मंदिर साक्षी है भारत के अभ्युदय का। सोमनाथ मंदिर साक्षी है नए भारत के निर्माण का। और ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसी का उदाहरण है कि कैसे नई प्रतिबद्धता के साथ नए भारत का निर्माण किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सोमनाथ मंदिर परिसर, गिर सोमनाथ। वहीं प्रधानमंत्री कल 11 जनवरी को राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने वाले हैं। ये सम्मेलन सेरेमिक इंजीनियरिंग, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एस्टेट के विकास की घोषणा करेंगे। साथ ही राजकोट में GIDC के मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन होगा। ये 2 दिवसीय सम्मेलन कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के 12 जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और निवेश और औद्योगिक विकास के लिए नई गति देगा। वाइब्रेंट गुजरात के सफल मॉडल की पहुंच और प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए पूरे गुजरात में 4 वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जा रहे हैं। पहला संस्करण अक्टूबर 2025 को मेहसाणा में हो चुका है। वहीं वर्तमान संस्करण कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए, इसके बाद अप्रैल में सूरत और जून में वडोदरा में रीजनल कॉन्फ्रेंस होनी है। इन रीजनल कॉन्फ्रेंसेस का उद्देश्य क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ाना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दूसरे संस्करण का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐतिहासिक विजन को साझा किया, जिससे लाल किले की प्राचीर से 140 करोड़ देशवासियों को विकसित भारत के लिए पंच प्रण का संकल्प दिलवाया गया। मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में 1 लाख ऐसे युवा नेतृत्व को तैयार करना है जिनकी कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। ये मंच युवाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीन विचार और समाधान पेश करने के लिए एक गतिशील अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से उद्बोधन करते हुए कहा था कि मुझे विकसित भारत बनाना है। हम 140 करोड़ की जनता एक साथ में विकसित भारत के लिए 5 प्रण, 5 संकल्प करेंगे। और मोदी जी ने यह भी कहा कि हमें विकसित भारत तो बनाना है, लेकिन मेरे देश के युवाओं को विकसित भारत के लीडर बनाना है। देश में 1 लाख ऐसे लीडर बनाना है जो सार्वजनिक जीवन में, जिसके बैकग्राउंड में कोई फैमिली पॉलिटिक्स ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अद्भुत जोश और बेमिसाल जज्बे से भरी हमारी युवा शक्ति सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश भर के अपने युवा साथियों से संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हूं। इस कार्यक्रम में 12 जनवरी को आप सभी से मिलने वाला हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने फ्रांस दौरे के अंतिम दिन भारत फ्रांस संसदीय मैत्री समूह से मुलाकात की, जो दोनों देशों के रिश्तों को गहरे साझेदारी के साथ दर्शाता है। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को फ्रांस के मजबूत और लगातार समर्थन के लिए
अपना आभार जताया और विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ खड़ा रहने के लिए फ्रांसीसी नेताओं और सांसदों को धन्यवाद दिया। बातचीत में रक्षा सुरक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने यूनेस्को के महानिदेशक से मुलाकात की और संगठन के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने यूनेस्को मुख्यालय में शांति की दीवार का दौरा किया, जो भारत की बहुपक्षीयता और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत सरकार की वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में विकसित भारत विजन के तहत आम बजट का खाका तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक फ्यूचर रेडी बजट तैयार करना है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री की बैठक होनी है, ताकि भारत की औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिल सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम की एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ से की करीबन 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति @50, विकास को गति। देश के सबसे व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रूट पर स्थित काजीपेट बल्हारशाह रेल परियोजना को प्रगति प्लेटफॉर्म से नई रफ्तार मिली। प्रधानमंत्री की सीधी निगरानी और मंत्रालयों के बीच समन्वय से वर्षों से अटकी हुई जो तमाम स्वीकृतियां हैं वो सुलझ चुकी है और आज ये रणनीतिक परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रूट पर स्थित काजीपेट बल्हारशाह खंड देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। इस 201 किलोमीटर लंबे खंड में तीसरी लाइन और विद्युतीकरण की परियोजना 2015-16 में मंजूर हुई थी, जिसकी अनुमानित लागत 2063 करोड़ रुपए थी। इस परियोजना का उद्देश्य भीड़भाड़ कम करना, माल ढुलाई बढ़ाना और यात्री ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित करना है। हालांकि ये प्रोजेक्ट हर पल कसौटी और कठिनाइयों के दौर से गुजरा है। 2016 में स्वीकृत ये परियोजना भूमि अधिग्रहण, वन एवं वन्य जीव स्वीकृतियों से जुड़े मुद्दों के कारण लंबे समय तक अटकी रही। लेकिन एक तारीख ने इस प्रोजेक्ट की कहानी ही बदल कर रख दी। 22 जनवरी 2020 को काजीपेट बल्हारशाह तृतीय रेल लाइन परियोजना प्रगति समीक्षा के अंतर्गत आई और फिर इस परियोजना की स्थिति में निर्णायक बदलाव आया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस परियोजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि रेल मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, साथ ही तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकारें आपसी समन्वय से वन एवं वन्य जीव स्वीकृतियों को शीघ्रता से निपटाएं। प्रधानमंत्री के इन स्पष्ट और समयबद्ध निर्देशों ने सालों से लंबित फाइलों को गति दी और परियोजना के लिए महत्वपूर्ण मार्ग खोल दिया। प्रगति के हस्तक्षेप के बाद न केवल वन्यजीव प्रभावित क्षेत्र के दायरे को तर्कसंगत रूप से घटाया गया, बल्कि अगस्त 2020 में वन्यजीव स्वीकृति और महाराष्ट्र में चरण 2 के तहत वन स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। खास बात यह है कि जो स्वीकृतियां 2 सालों से अधिक समय तक अटकी हुई थीं, वो प्रगति समीक्षा के कुछ ही महीनों में सुलझा ली गईं। ये काम करने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि ये घाट सेक्शन में चलता है और फॉरेस्ट एरिया में भी जाता है, रेजिडेंशियल एरियाज या सिटीज़ के थ्रू भी जाता है। तो लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, इसका बहुत ही फास्ट तरीके से परमिशंस मिला था। तो तेज़ गति से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हम आगे बढ़ रहे थे। नवंबर 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार कुल 201 से 205 किलोमीटर में से लगभग 187 किलोमीटर कमीशन हो चुका है, जिसमें काजीपेट, राघोपुरम, सिरपुर टाउन, सिरपुर कागजनगर, आसिफाबाद, बेल्लमपल्ली तेलंगाना और बल्हारशाह, मणिकगढ़, माकुड़ी, सिरपुर टाउन महाराष्ट्र शामिल हैं। बाकी 18 किलोमीटर के भी जल्द पूर्ण होने की उम्मीद है। आज परियोजना 94.55% भौतिक प्रगति के साथ अपने अंतिम चरण में है। जून 2026 तक इसके पूरे होने पर यह परियोजना कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न और ऊर्जा क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स को मजबूती देगी, मालगाड़ियों की गति और विश्वसनीयता बढ़ाएगी और यात्रियों के लिए समय पालन में सुधार लाएगी। पूर्ण विद्युतीकरण के साथ ये परियोजना हरित और सतत परिवहन के प्रधानमंत्री के विजन को भी साकार करती है। ये प्रोजेक्ट से बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में मूवमेंट आएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आएगा। ये जो बैकवर्ड एरिया में नॉर्थर्न तेलंगाना और महाराष्ट्र का एरिया में भी डेवलपमेंट, एक्सपेंशन होने का भी संभावना है। ये परियोजना प्रगति जैसे तंत्र की शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर ईरान से, जहां सरकार विरोधी प्रदर्शन और तेज हो गए। राजधानी तेहरान की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उमड़ पड़े हैं। विरोधी प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गए और प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर आगजनी की है। बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते पूरे ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, जिसके कारण देश का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट गया। 2 हफ्तों से जारी इन प्रदर्शनों में अब तक 62 लोगों की मौत हुई, जिनमें 14 सुरक्षाकर्मी और 48 प्रदर्शनकारी शामिल हैं। वहीं देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei के एक टेलीविजन संबोधन में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि वो प्रदर्शनकारियों के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर विदेशी विपक्षी समूहों और संयुक्त राज्य अमेरिका के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। बात क्रिकेट की। महिला प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा। पहले मैच में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। यूपी वॉरियर्स नई कप्तान मैग लेनिंग पर बहुत अधिक निर्भर रहेंगी, क्योंकि उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स लगातार 3 फाइनल्स में पहुंची। टीम पिछले 3 सत्र में तीसरे, चौथे और फिर तालिका में निचले स्थान पर रही थी। सोफी एक्सटॉन, दीप्ति शर्मा, अनुभवी शिखा पांडे और क्रांति गौड़ जैसी खिलाड़ियों के साथ साथ वॉरियर्स के पास ताकतवर गेंदबाजी का आक्रमण है। दूसरी ओर गुजरात जायंट्स 2 निराशाजनक सत्र के बाद पिछली बार प्लेऑफ में पहुंची थी और उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। एशले गार्डनर की अगुवाई वाली जायंट्स के पास मजबूत विदेशी खिलाड़ियों का कोर है, लेकिन एक प्रमुख भारतीय बल्लेबाज की कमी भी है। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने। दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस सीजन का यह पहला मुकाबला है। टीम की कप्तानी जेमिमा रॉड्रिक्स कर रही हैं, वहीं हरमनप्रीत कौर और की कप्तान वाली मुंबई इंडियंस का यह दूसरा मैच होगा। मुंबई को अपने पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। युवा भारतीय ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन ने टाटा स्टील शतरंज भारत टूर्नामेंट में रैपिड खिताब जीत लिया। निहाल ने 9वें दौर में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के खिलाफ ड्रॉ खेलकर ओपन वर्ग का खिताब अपने नाम किया।
इस नतीजे के साथ 21 वर्षीय निहाल 6.5 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। आनंद 6 अंक के साथ दूसरे पायदान पर रहे, जबकि दोहा में हाल ही में विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीतने वाले अर्जुन एरोगेसी 5 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में रूस की कैटरीना लाग्नो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6.5 अंक के साथ खिताब अपने नाम किया। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।